देखिए आपका पिछले लेक्चर में भाई कन्फेशन शुरू किया गया था एविडेंस में। और इसमें आपका क्या क्या बताया गया फिर एक बार दोहरा देते हैं हम। अब तक जो बताया गया था कि कन्फेशन या संस्वीकृति को एविडेंस में किसी धारा में परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरा पॉइंट आपको बताया गया था कि सर्वप्रथम ये संस्वीकृति को आपका स्टीफन ने परिभाषित किया। और वह जो परिभाषा उन्होंने दी वह आपका स्वीकृति को आधार मानते हुए दी। और इन्होंने कहा कि या तो अभियुक्त अपना अपराध पूर्ण रूप से स्वीकार करे या कम से कम इतनी बातों को स्वीकार करता है जिसे कि एक अनुमान इंगित होता हो कि इस अपराध को अभियुक्त ने ही किया। ये परिभाषा 1939 के पहले चलती रही। 1939 में पीएन स्वामी का केस आया, यानी कि पाकला नारायण स्वामी का, और लॉर्ड एटकिन ने इस परिभाषा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और एक नई परिभाषा दी। उसमें बस ये किया कि जो ये इंडिकेशन वाली बात थी उसको खारिज कर दी गई और ये कहा गया कि अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करता है या इतनी बातों को स्वीकार करे जिससे कि अनुमान नहीं बल्कि एकदम स्पष्ट हो, क्लियर हो कि इसी ने अपराध किया है। अनुमान अगर केवल निकलता है तो वह संस्वीकृति नहीं मानी जाएगी। ये परिभाषा आज भी भारत में लागू है, यानी कि कन्फेशन की जो परिभाषा लॉर्ड एटकिन दे गए वह परिभाषा आज भी भारत में मान्य है। इसके बाद आपका जो केस आता है, पलविंदर कौर का केस आता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, आंसू वाला केस। और इसमें एक सिद्धांत बताया गया कि एक बात में मिथ्या तो सभी बातों में मिथ्या, यानी कि एक बात में झूठ तो सभी बातों में झूठ का सिद्धांत भारत में अप्लाई होता है, लागू होता है। लेकिन इस निर्णय को निशिकांत झा बनाम स्टेट ऑफ बिहार में पलट दिया गया और कहा गया कि ये प्रिंसिपल या ये नियम भारत में लागू नहीं होता। अर्थात सत्य को झूठ से अलग किया जा सकता है, अर्थात बातों को अलग अलग किया जा सकता है। इसी बात को 4-5 और केसों में भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो इसके बाद जो अजायब सिंह का केस पूछा गया, कई बार यही बात बताई गई। केशव राम का केस, कंचन सिंह का और पद्मा कोलेगुरा का केस है। तो 4 केस और भी याद करना है। अजायब सिंह का केस कल बताया गया था कि ज्यादा पूछा गया है। वैसे भाई आपका कोई भी पूछ सकता है, लेकिन अजायब सिंह का केस ज्यादा याद रखना है। फिर हम कन्फेशन का प्रकार बताए थे, यानी कि काइंड्स ऑफ कन्फेशन। उसमें एक एक्स्ट्रा जुडिशियल बताए, यानी कि न्यायालय से बाहर करता है कन्फेशन, और दूसरा जुडिशियल कन्फेशन, यानी कि न्यायिक संस्वीकृति। तो न्यायिक संस्कृति के लिए सेक्शन 8 किया गया था, एविडेंस की धारा 26 में निहित है। इसको लिखा जाता है सीआरपीसी की धारा 164 में और ढंग 281 सीआरपीसी में। और लिखने में गलती हो गई तो उसको क्या सुधारा जा सकता है कि नहीं, उस गलती का इफेक्ट क्या होगा, ये सीआरपीसी की धारा 463 में दिया गया है। 3 धाराएं बताई गई थी डिटेल में। इसके बाद आपका जो अगला पॉइंट हम उठाए थे, आपका एक पॉइंट बचा है सामान्य बातों में, वो देखा जाए। मेंस और प्री में भी आजकल पूछा जा रहा है। मुकरी हुई संस्वीकृति अर्थात वापस ली गई संस्वीकृति या प्रत्याहारी संस्वीकृति
कभी काल वापस ली गई संस्वीकृति कहा जाता है, कभी काल इसी को प्रत्याहारी संस्वीकृति कहा जाता है, या आपका वापस ली गई संस्वीकृति या रिवोक की गई संस्वीकृति भी कह सकते हैं, या ऐसी संस्वीकृति जिसका खंडन कर दिया गया है या प्रतिसंहरण कर दिया गया है, अर्थात इसका मतलब रिस्ट्रक्टेड कहा जाता है भाई, रिस्ट्रक्टेड कन्फेशन। रिस्ट्रक्टेड कन्फेशन का मतलब कि जो कन्फेशन आपका वापस ले लिया गया हो। अब देखिए आपका इसको मेंस में भी लगातार इस समय आ रहा है और प्री में भी एक क्वेश्चन आ रहा है। प्रत्याहारी संस्वीकृति या वापस ली गई संस्वीकृति को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। तो कई लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। बेयर एक्ट में कहीं दे दिया प्रत्याहारी का उल्लेख मैंने व्याख्या में, तो लोग समझते हैं किसी धारा में आ जाएगी, लेकिन किसी भी धारा में डिफाइन नहीं किया गया है। तो ऐसा भी आजकल क्वेश्चन बन रहा है कि प्रत्याहारी संस्कृति किस धारा में परिभाषित है। तो इनमें से कोई नहीं मार कर आइए, क्योंकि कहीं परिभाषित नहीं है। दूसरा देखिए, तो आखिर कह सकते हैं कि प्रत्याहारी संस्वीकृति होती क्या है। तो प्रत्याहारी संस्वीकृति एक ऐसी संस्वीकृति है जिसे करने के बाद संस्वीकृतिकर्ता यानी कि जो कन्फेशन किया है किसी उत्तरवर्ती अवसर पर, उत्तरवर्ती माने पश्चातवर्ती यानी कि सब्सिक्वेंट, यानी कि किसी बाद में, किसी पश्चातवर्ती माने किसी बाद के अवसर पर, किसी उत्तरवर्ती अवसर पर यह कहते हुए मुकर जाता है कि उसने कोई संस्वीकृति नहीं की थी, यानी कि उसने तो अपना अपराध स्वीकार ही नहीं किया, या ये कह सकता है कि उसके द्वारा की गई संस्वीकृति असत्य थी, गलत थी इत्यादि। यानी कि कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि प्रत्याहारी संस्वीकृति का मतलब ये हुआ कि किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार तो करता है, लेकिन बाद में उससे डिनाई कर देता है उससे इनकार कर देता है अर्थात ये कहता है कि मैंने कन्फेशन किया ही नहीं, या ये भी कह सकता है कि मैंने कन्फेशन किया था लेकिन ये सत्य नहीं था, अर्थात ये क्या था, गलत था। या ये अगर ये कहता है तो इसी को एक लाइन में हम मुकरी हुई संस्वीकृति कहते हैं। अब समस्या ये है कि अगर अभियुक्त एक बार अपना अपराध स्वीकार करता है, उसके बाद अपने संस्कृति से मुकर जाता है, तो क्या मुकरने से रोका जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ स्टापेल का सिद्धांत पढ़ना है आपका 115 से लेकर एविडेंस का 117। अब कंसेप्ट दूसरा बनाइए। आपका क्या अभियुक्त को अपराध स्वीकार करने के बाद मुकरने से रोका जा सकता है कि नहीं। तो आपका जवाब रहेगा, क्योंकि जो रोकने का सिद्धांत है, जो मुकरने का सिद्धांत है, उसे हम स्टापेल कहते हैं, विबंध कहते हैं, और विबंध केवल सिविल मामलों में लागू होता है, आपराधिक में नहीं। अतः चूंकि आपराधिक में स्टापेल लागू ही नहीं होता, अतः किसी अपराध का एक यूज्ड पर्सन अपने द्वारा किए गए अपराध को एक्सेप्ट करने के बाद भी उससे मुकर सकता है। क्यों मुकर सकता है।
क्योंकि स्टापेल का सिद्धांत आपराधिक मामलों में लागू नहीं होता। ये बताएंगे सिद्धांत। अब समस्या ये आई कि अगर वह मुकर गया है तो क्या पहले वाली संस्वीकृति के आधार पर उसे सजा दी जा सकती है कि नहीं। अब इस बिंदु को देखना है। अगर किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति एक बार अपना अपराध स्वीकार किया, बाद में उससे मुकर जाता है, तो ऐसी दशा में क्या उस संस्वीकृति का जो पहले वह किया था एविडेंशियल वैल्यू क्या होगी। इस बारे में साक्ष्य अधिनियम मौन है, यानी कि इस बारे में एविडेंस एक्ट में कहीं कुछ प्रावधान नहीं है। तो जहां भी, फिर एक बार याद रखिए, जहां कोई कहीं प्रावधान नहीं रहता कानून में, तो न्यायालय के निर्णय महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि न्यायालयों ने इस विषय पर क्या निर्णय दिया है। तो जो न्यायालयों का निर्णय पहले देखिए, केस हम एक दो बताएंगे। जहां तक मुकरी हुई संस्वीकृति की बात है, अगर अपराध का अभियुक्त व्यक्ति संस्कृति करने के बाद पलट जाता है कि हमने तो ये किया ही नहीं या हमने झूठ बोला था, तो क्या ऐसी मुकरी हुई संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को सजा दी जा सकती है कि नहीं। तो जो न्यायालयों का विचार है कि अगर न्यायालय में ये साबित हो जाए कि जो संस्वीकृति पहले वह किया था, जिससे पलट गया बाद में, अगर वह सत्य थी, विश्वसनीय थी, स्वैच्छिक थी। तीन बातें याद रखें। अगर पहले वाली संस्कृति क्या थी, सत्य थी, स्वैच्छिक थी, विश्वसनीय थी, तो न्यायालय मुकरी हुई संस्वीकृति के आधार पर भी अभियुक्त को दोष सिद्ध कर सकता है, सजा दे सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ भी आपका अच्छा बन सकता है कि प्रत्याहारी संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है कि नहीं। किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट में क्या साबित करना पड़ेगा कि जिस बात से वह मुकरा है वह सत्य था, विश्वसनीय था और क्या था, स्वैच्छिक। इस विषय पर जो न्यायालयों का निर्णय है, आपका दो केस याद करने पड़ेंगे। पहला केस हम बता रहे हैं प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य का, यानी कि प्यारे लाल भार्गव वर्सेस राजस्थान राज्य का केस हम बता रहे हैं। ये 1963 का है, सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में प्रत्याहारी या वापस ली गई संस्वीकृति का एविडेंशियल वैल्यू क्या होता है, ये बताया गया। तो देखिए क्या बताया गया प्यारे लाल भार्गव के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर प्रत्याहारी जो संस्वीकृति है ये साबित हो जाए कोर्ट में कि ये सत्य थी, विश्वसनीय थी और स्वैच्छिक थी। तीन बातें हमेशा चलेंगी, सत्य, विश्वसनीय और क्या, स्वैच्छिक। तो न्यायालय अभियुक्त के मुकरने के बावजूद भी उसके द्वारा पहले की गई संस्वीकृति के आधार पर दोष सिद्ध कर सकता है, यानी कि सजा दे सकता है कि नहीं। तो आपका दे सकता है, यानी कि आपका दो नियम यहाँ निकालना है। पहला नियम ये आया कि एक रूल ऑफ लॉ होता है, यानी कि विधि का नियम होता है, और एक प्रज्ञा का, यानी कि सावधानी का या सतर्कता का। तो पहला विधि का नियम ये है कि अगर अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करने के बावजूद अपने संस्कृति से मुकर जाता है, तो ऐसी अगर संस्वीकृति ये साबित कर दिया जाए
कि जो पहली संस्कृति थी सत्य थी, स्वैच्छिक थी तथा विश्वसनीय थी, तो ऐसी दशा में अभियुक्त को उस आधार पर कन्विक्ट किया जा सकता है, दोष सिद्ध किया जा सकता है। ये रूल ऑफ लॉ है, यानी कि विधि का नियम है। लेकिन सावधानी का नियम, सतर्कता का नियम, प्रज्ञा का नियम ये बताता है कि जब वह मुकर गया तो ऐसी दशा में अगर जब तक कि स्वतंत्र साक्ष्य कुछ न मिले, यानी कि जब तक कि कुछ ऐसे साक्ष्य रिकॉर्ड पर मौजूद न हो जो उसके द्वारा पहले की गई संस्कृति को क्या देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तब तक अभियुक्त को दंडित नहीं करना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर ये केस काफी महत्वपूर्ण है। हम अभी बताएंगे इसको कोरिलेट करके, सह अपराधी पर भी बताएंगे, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स पर कोरिलेट करेंगे। सेम आपका विधि का नियम एक मिलेगा और दूसरा किसका नियम मिलेगा, सतर्कता का। तो आपका दो बातें इसमें बताई गई। फिर आपका जो दूसरा केस आया अर्जुन लाल मिश्र बनाम राज्य का, ये आपका अर्जुन लाल मिश्र का केस आया। तो अर्जुन लाल मिश्र के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल मुकरी हुई संस्वीकृति के आधार पर दोष सिद्धि नहीं की जा सकती। आपका केस है अर्जुन लाल मिश्र, यानी कि मिश्रा कहा जाता है। अर्जुन लाल के केस में स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि अगर अभियुक्त अपने द्वारा किए गए कन्फेशन से बाद में डिनाई कर देता है, पलट जाता है, तो इस आधार पर कि वह पहले कन्फेशन किया था, अब उसे कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, सजा नहीं दी जा सकती। यानी कि कुल मिलाकर लास्ट लाइन ये आया इसमें कि अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार किया हो, स्वीकार करने के बाद पश्चातवर्ती किसी समय में उस स्वीकृति से, उस कन्फेशन से डिनाई किया हो। अब क्या डिनाई के बावजूद भी उसे सजा दी जा सकती है? तो विधि का नियम है कि सजा दी जा सकती है, लेकिन सतर्कता का नियम है कि आप कुछ क्या अन्य जो साक्ष्य हैं, अगर उसके कन्फेशन को क्या करते हो, सपोर्ट करते हो, तभी सजा दीजिए। तो दोनों को मिलाकर ही पढ़ना है। इसी तर्ज पर आप एक और समझिए, अभी भले पढ़ाया न गया हो, एक कॉम्प्लेक्स के बारे में सेम नियम है, कोई अंतर नहीं है। या सह अपराधी के बारे में आप जान सकते हैं। सह अपराधी मैं बता भी था हल्का सा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर कोई अपराध करते हैं और उनका इरादा अपराध करने का होता है, भाई इरादा मेन है, क्या इन लोगों का इरादा अपराध करने का था कि नहीं? अगर था तो एक कॉम्प्लेक्स कहे जाएंगे, और इरादा नहीं था तो भले अपराध किया हो, उसे एक कॉम्प्लेक्स या सह अपराधी नहीं कहा जाएगा। जैसे कि मैं बताया था कि फंसाने वाले गवाह, तो फंसाने वाले गवाह अपराध करते हैं, जैसे कि रिश्वत देने का उदाहरण बताया गया था, लेकिन उनका इरादा अपराध करने का नहीं होता, बल्कि अपराधी को पकड़वाने का होता है। तो ये लोग क्या सह अपराधी माने जाएंगे कि नहीं? नहीं, भले ही अपराध किए हों। और उदाहरण भी आपका दरोगा जी का बताया गया था। फिर बैक होइए। अब आपका जो माने प्रत्याहारी संस्वीकृति का जो नियम बताया गया, इसको हमें कोरिलेट करना है एक कॉम्प्लेक्स पर या सह अपराधी पर। तो सबसे पहले विधि का नियम, रूल ऑफ लॉ देखा जाता है
जो 133 एविडेंस में दिया गया है कि जो एक कॉम्प्लेक्स है वह कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, सक्षम साक्षी होगा। और अगर किसी दूसरे सह अपराधी को केवल ऐसे सह अपराधी के बयान पर, साक्ष्य पर सजा दी जाती है तो वह सजा अवैध नहीं होगी, यानी कि वह सजा वैध होगी। यानी कि ये आपका विधि का नियम है, लेकिन एक सतर्कता का भी नियम है, एक प्रज्ञा का नियम है, सावधानी का नियम है, जो धारा 114 के सेक्शन 114 के एलेस्टेशन नंबर बी में दिया गया है कि न्यायालय यह अनुमान निकाल सकता है कि सह अपराधी विश्वास के योग्य नहीं है जब तक कि उसकी बातों का समर्थन अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों द्वारा न हो जाए। तो आपका वही तर्ज है जो आपका बताया गया था प्रत्याहारी में। अगला ये आपका अब सेक्शन वाइज तोड़ा जाए, सामान्य बातें पूरी आपका हो गई कन्फेशन की। अब सेक्शन पहले तोड़ लिया जाता है तब पढ़ा जाता है। देखिए भाई आपका, चूंकि संस्वीकृति के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह पहले सेक्शन देखिए कहाँ से कहाँ तक किया गया है। तो पहला जवाब 24 से लेकर कहाँ तक किया गया है आपका 30 तक। यानी कि कन्फेशन के बारे में प्रावधान 24 से लेकर आपका 30 तक किया गया है। अब यहाँ आपका पहला नियम ये है कि इस आधार पर तोड़ना है कि किस सेक्शन के तहत किया गया कन्फेशन रेलेवेंट होगा, सुसंगत होगा, और किन सेक्शनों के तहत किया गया कन्फेशन रेलेवेंट नहीं होगा, सुसंगत नहीं होगा। तो आपका कब संस्वीकृति विसंगत होगी, कब सुसंगत होगी, ये पहले धारा आपका तोड़ना है। तो धारा जब भी तोड़िएगा, धारा 24-25, धारा 24-25 के तहत जो कन्फेशन आ जाएगा वह पूरी तरह विसंगत होगा, यानी कि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग नहीं किया जाएगा। विसंगत मतलब क्या? अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये पूरी तरह विसंगत होगा। अगला धारा देखिए 26 और 27, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का सिद्धांत है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत है। यानी कि धारा 26 में और 27 में कुछ अंश सुसंगत और कुछ अंश विसंगत। फिर एक बार याद रखिए, यानी कि अगर अभियुक्त ने कन्फेशन किया है और उसका कन्फेशन या तो धारा 26 में आ जाए या धारा 27 में, तो कुछ बातें इन धाराओं में ऐसी बताई जाएंगी जहां की कन्फेशन रेलेवेंट होगा, अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत होगा, और कुछ बातें ऐसी भी बताई जाएंगी जहां की कन्फेशन अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत नहीं होगा। यानी कि इसको बंटवारा कर लेना है पृथक्करणीयता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी से। कौन कौन धारा? तो आपका 26 और 27। धारा 28, 29 और 30 के तहत जो कन्फेशन आ जाएगा वह रेलेवेंट होगा, सुसंगत होगा, उचित होगा, अर्थात अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग किया जाएगा। तो भाई बंटवारा अच्छे से कर लीजिएगा। 24-25 पूरी तरह विसंगत, 26-27 कुछ अंश विसंगत और कुछ अंश क्या है? सुसंगत। इसके बाद आपका 28, 29, 30 धारा में पूरा
अंश सुसंगत होगा, ये बंटवारा कर लेना चाहिए। अब दूसरा बंटवारा, ये जो दूसरा बंटवारा आपका देखना है वह बंटवारा देखिए, कौन धारा किसका एक्सेप्शन है। अब ये बंटवारा किया जाता है, जो भी कंसेप्ट है सामान्यतः यही बंटवारा में बता दिया जाए, ताकि जब सेक्शन चले तो वहाँ भाई बताने की बार बार आवश्यकता न पड़े। तो पहला आपका ये पूछा जा सकता है कि 24 का एक्सेप्शन कौन सी धारा है, यानी कि धारा 24 का अपवाद कौन सी धारा है, तो आप 28 मार्क कर आइएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो एविडेंस की धारा आप 24 पढ़ेंगे, तुरंत तुरंत पढ़ना है, ये नहीं कि आपका देखिए। फिर अब दूसरा एंगल से अपवाद वाई तोड़िए। धारा 24 का जो अपवाद हम पढ़ाएंगे 28 बताएंगे। तो यानी कि एविडेंस की धारा 24 का जो अपवाद होगा वह 28 में दिया गया है। 28 मतलब 24 का विरोधी नियम। अगर यही बात आपका सीआरपीसी में पूछ ले कि धारा 24 का अपवाद सीआरपीसी की कौन कौन सी धाराएं हैं, तो तुरंत सीआरपीसी में भी जाना पड़ेगा और आपका सीआरपीसी की धारा 306 और 307, यानी कि सीआरपीसी की धारा 306 और 307 भी हल्का सा यहाँ देखना पड़ेगा अपवाद में। जो धारा 24 का अपवाद ही कहिए, अब कैसे अपवाद है वह डिटेल में चलेगा। और ये बात कहाँ लिखी गई है कि धारा 306 और 307 इसका अपवाद होगी, तो ये जो सीआरपीसी में लिखी गई बातें हैं वह 316 में है। यानी कि 316 बताता है कि जो ये 306 307 के तहत सह अपराधी अपना अपराध स्वीकार करता है, तो भले उसे उत्प्रेरणा दिया गया हो, धमकी दिया गया हो, वचन दिया गया हो, फिर भी उसकी संस्वीकृति सुसंगत होगी, ग्राह्य होगी। तो आगे बताया जाएगा, लेकिन इतनी धाराएं कोरिलेट करना है। कौन कौन आपका सीआरपीसी की धारा 316, 306 और 307। अब आइए आपका 25 देखा जाए। देखिए आपका दूसरा एंगल देखिए, जो ये 25 24 है 25 है और 26 है, इन तीनों धाराओं का जो अपवाद है वह आपका 27 है। यानी कि धारा आपका धारा 27 किसका अपवाद है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 27 से निश्चित मिलता है, बताया जाएगा। लेकिन बस ये जानिए कि 27 किसका प्रोविजो है, किसका अपवाद है, तो आपका जवाब रहेगा, दे देगा 24 का भी, 25 का भी, 26 का भी, उपर्युक्त सभी का भी। तो आप मारिएगा उपर्युक्त सभी। इस पर 4 केस तो एकदम रट्टा मार कर जाना है। फुलकुरी कोटैया का केस, देवमन उपाध्याय का केस, काठी कालू का केस और आपका इनायतुल्लाह का केस। 4 केस रट्टा मारना है। फिर हम बता रहे हैं कौन कौन, फुलकुरी कोटैया, देवमन उपाध्याय, काठी कालू और आपका मोहम्मद इनायतुल्लाह का हम बताएंगे आपका 27 डिटेल में। अगला देखिए, इसके बाद आपका अब अगला जो कंसेप्ट अभी बिहार में भी आया था और वह ये आया था कि सामान्यतः एक अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत नहीं होती, लेकिन इसका अपवाद किस धारा में दिया गया है,
तो फिर एक बार देखिए, अगर ये अपना अपराध स्वीकार करता है तो ये जो कन्फेशन होगा यह किसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग किया जाएगा? एक है। अब ये है कि ए तो अपना अपराध स्वीकार किया, लेकिन उसी में लपेटे में ले रहा है बी को, यानी कि ए न्यायालय में ये कह रहा है कि मैं तो अपराध किया हुई हूँ, लेकिन मेरे साथ बी भी शामिल था। तो ऐसी दशा में आपका क्या ए द्वारा जो किया गया कन्फेशन है, जो दूसरों को भी अपराध में फंसाता है, ये साक्ष्य में किस धारा में रेलेवेंट होगा, सुसंगत होगा, उचित होगा? तो वह धारा 30 है। बिहार में इस बार ही ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना था, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अभी बिहार में ही आपका बना था। तो किस अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति? सह अभियुक्त, यानी कि को एक्यूज्ड द्वारा अगर कोई कन्फेशन किया जाता है, अपने को भी फंसाया जाता है, दूसरे को भी, तो सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति को न्यायालय दूसरे सह अभियुक्त के विरुद्ध आपका विचार में ले सकेगा। अब विचार में ले सकेगा का मतलब आगे केस से बताया जाएगा। अब अगला देखिए आपका, इसके बाद एक धारा आपका 29 बीच में बचती है। 29 से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है मत व्यक्ति द्वारा की गई संस्कृति, धोखे से पाई गई संस्वीकृति, या कह सकते हैं कि इत्यादि को किस सेक्शन में रेलेवेंट बनाया गया है? 29। यानी कि यदि कोई व्यक्ति मत है, यानी कि नशे में है, उस दौरान वह अपना अपराध स्वीकार करता है, तो क्या यह कन्फेशन रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा? और सेक्शन कौन आपको मारना पड़ेगा? 29। धोखे से कराई गई संस्वीकृति क्या सुसंगत होती है कि नहीं होती है? और सेक्शन कौन याद रखना है? 29। गुप्त रखने के वचन द्वारा कराई गई संस्कृति, जैसे कि कोई अभियुक्त है और एक आदमी कहता है कि तुम केवल मुझसे बता दो कि तुम अपराध किए थे कि नहीं, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, मैं ये बात क्या रखूंगा? गुप्त रखूंगा, यानी कि सीक्रेट रखूंगा। तो क्या ये कन्फेशन सुसंगत होगा कि विसंगत? सुसंगत, चाहे भले गुप्त। तो कौन सी धारा के तहत? 29। तो बता, इस प्रकार आपका सेक्शन तोड़ा गया कि कौन कौन सेक्शन में क्या क्या बातें हैं और कौन किसका अपवाद है। रट कर जाइएगा सेक्शन वाइज। अब आपका सेक्शन वाइज शुरू किया जाए। सबसे पहला जो सेक्शन आता है 24 आता है, और 24 से आपका एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, प्री में भी। तो आइए देखा जाए 24 में है क्या, और तब डिटेल में, और 3-4 केस भी याद करना पड़ेगा इस पर। देखिए क्या करके, जब भी आप पहले तो सेक्शन वाइज तोड़ लिया जाए ताकि गलत ना हो भाई। जब भी आप सेक्शन 24 पढ़िएगा, तुरंत आप पढ़िएगा 28, यानी कि तुरंत आपका अभी पहले भूमिका हम बांधेंगे तब डायरेक्ट उसमें एक टेक्निकल को दो टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, और वही टेक्निकल क्वेश्चन आपको पकड़ने हैं। और आपका 24 पढ़िएगा एविडेंस की, तो तुरंत पूरी तरह कौन सी धारा पढ़ लेनी है? 28। अब बाद में 28 नहीं बताई जाएगी, यहीं बताई जाएगी। इसके बाद आपका सीआरपीसी में पढ़िएगा, और सीआरपीसी में
316 पढ़िएगा, 163 पढ़िएगा, 306 पढ़िएगा, 307 पढ़िएगा। फिर सीआरपीसी में जब यह पढ़ लीजिएगा तो कम से कम एविडेंस में फिर बैक हम होंगे और एविडेंस की धारा 133 हल्का सा देखना है। 133 के बाद 114 का दृष्टांत नंबर कौन सा? आपका बी। इसके बाद से हल्का सा 156 भी देख सकते हैं, जहाँ की सह अपराधी कैसे कैसे योजना बनी, कैसे हम गए अपराध करने, पूरा विस्तृत वर्णन करता है। एविडेंस की कौन सी धारा में? 156 में। मन बातें विस्तृत बता सकता है कि नहीं, कहाँ योजना बनी, कहाँ से हम लोग गए। 156 का दृष्टांत ही देखिए, योजना पर ही आधारित है। इस अपराधी वर्णन करता है योजना कहाँ बनी, कहाँ गए, कहाँ से हथियार लाए, ये पूरा क्या होगा, साक्ष्य में रेलेवेंट होता है। अब देखिए आपका एक एक करके शुरू किया जाए। पहले आपका सेक्शन 24 आइए, उसके बाद 28 2 मिनट बता दिया जाए। पहले भूमिका देखिए 5 मिनट, सभी सेक्शनों को ऐड करना पड़ेगा। देखिए धारा 24 क्या बताती है कि अगर किसी अपराध के अभियुक्त को उत्प्रेरणा दी गई, उत्प्रेरणा दी गई मतलब उकसा दिया गया। उत्प्रेरणा मतलब क्या? उकसा दिया। जैसे कि उकसा दिया गया कि ये लड़की जा रही है, यही मौका है, अकेले लड़की है, अब पीछा नहीं करोगे तो कब करोगे? तो मित्र उकसाते रहते, इसमें कोई शक नहीं है। आपका कोचिंग में भी तमाम लोग हैं जो एक दो लोगों को क्या करते हैं, उकसाते रहते हैं कि यही मौका है, इस मौके का क्या उठाओ, लाभ उठाओ और पीछा करो, स्टैकिंग करो तो शाम को बता ही जाएगा 354 डी। तो भाई ये आपका उकसा दिया गया। या आपका जैसे दूसरा उकसाना, कोई अपराध का अभियुक्त है, मित्र गया और कहा कि यही मौका है, तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो, मेरी पहुंच पुलिस के पास है, जज साहब भी मेरे हैं और मैं तुम्हें दंड से क्या करूंगा, छुड़वा दूंगा कि नहीं। तो उसी प्रकार पीछा करना आपका ये उत्प्रेरणा हो गई, उकसा दीजिए। दूसरा आपका धमकी देकर कराई गई संस्कृति, तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो, नहीं तो आपका हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा, या आपका तुम्हारे गाय बैल भैंस जो है वो खोल कर ले जाएंगे, हम चोरी करवा देंगे। ये धमकी हुआ। अब यही आपका क्वेश्चन बनता है कि अगर तुम अपना अपराध स्वीकार नहीं किए तो बहुत बुरा होगा। तो बस ये पकड़ना है कि क्या ये जो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ कि तुम अपना अपराध स्वीकार नहीं किए तो बहुत बुरा तुम्हारे साथ में हाल तुम्हारा करूँगा। आप लोग बताइए धमकी के तत्व इसमें मिल रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे अगर कहा गया है और अभियुक्त कन्फेशन कर देता है तो ये कन्फेशन भी धारा 24 में विसंगत होगा, यानी कि साक्ष्य में प्रयोग नहीं किया जाएगा। और तीसरा वादा करके, वादा यानी कि वचन देकर, वचन मने प्रामिज, प्रामिज मतलब प्रतिज्ञा। अभियुक्त के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरी पहुँच बहुत लंबी है, मैं तुम्हें छुड़वा लूँगा, बस तुम एक काम करो कि अपने द्वारा किए गए अपराध को क्या कर लो, स्वीकार। तो 3 शब्द याद रखिए, उत्प्रेरणा दी गई, या धमकी दी गई, या वचन दिया गया, और ये सब करके अभियुक्त से क्या ले लिया गया, कन्फेशन। ये जो उत्प्रेरणा वचन या धमकी दिया गया है, अब ये दूसरा पॉइंट किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं दिया जा सकता, ये केवल प्राधिकारवान व्यक्ति, यानी कि आपका, यानी कि जो व्यक्ति
कुछ अभियुक्त पर अथॉरिटी रखता हो, प्राधिकार रखता हो, यानी कि अभियुक्त जिस व्यक्ति के बारे में ये समझता है कि ये मेरे मामले में कुछ न कुछ क्या डाल सकता है प्रभाव, तो उत्प्रेरणा वचन और धमकी किसके द्वारा दी गई हो? सभी के द्वारा नहीं, याद रखे, किसके द्वारा? किसी प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा। और आरोप के बारे में हो, इसके बाद आपका अभियुक्त को ये अनुमान मिलता हो कि अगर मैं यह इस अपराध को स्वीकार कर लेता हूँ तो जो सांसारिक या ऐहिक या भौतिक या दुनियादारी वाला या तो कुछ फायदा मुझे मिल जाएगा या जो बुराई है वह बुराई परिवर्जित हो जाएगी, यानी कि वह बुराई समाप्त हो जाएगी। यही लास्ट में अटैक किया जाता है कि आपका देखिए दो फायदा हम दिखा रहे हैं। एक गुरु है, चेला से कहता है कि हे चेला, मैं मेरी पहुंच पुलिस के पास है, मैं तुम्हें बचा लूंगा, जेल नहीं जाने दूंगा, बस तुम एक काम करो कि अपना अपराध क्या कर लो, अपने द्वारा किए गए कुकर्मों को एक्सेप्ट कर लो। चेला स्वीकार कर लेता है कि मैंने ही अपराध किया, तो पहला तो क्या गुरु प्राधिकारवान व्यक्ति चेले के लिए माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। दूसरी बात आपका, मैंने चेला ने स्वीकार किया है अपराध, तो उत्प्रेरणा देकर कि धमकी देकर कि वचन देकर कराया गया, वचन देकर वादा करके कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, छुड़वा लूंगा। तीसरा जो फायदा दिखाया गया, यही आपका अटैक करना है, यही गलती होती है और सब सही कर ले जाते हैं। जो यहाँ फायदा दिखाया जाता है वह आपका लौकिक होना चाहिए या भौतिक होना चाहिए, सांसारिक होना चाहिए, ऐहिक होना चाहिए, यानी कि दुनियादारी वाला फायदा। अगर फायदा दिखाया गया आध्यात्मिक या धार्मिक या पारलौकिक और कहा गया कि अपना अपराध स्वीकार कर लो, तब कन्फेशन सुसंगत होगा, विसंगत नहीं होगा। जैसे गुरु ने कहा चेला से कि मैं इतनी शिक्षा दे दूंगा कि तुम सशरीर स्वर्ग का दरवाजे के पास पहुंच जाओगे, स्वर्ग में एंट्री हो जाएगी, बस एक काम करो कि तुम अपने द्वारा किए गए अपराध को क्या कर लो, स्वीकार। तो ये कन्फेशन सुसंगत होगा कि विसंगत होगा, तो तुरंत दिमाग में बैठाना है कैसा फायदा दिखाया गया है। आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक फायदा दिखाकर कराई गई संस्वीकृति धारा 24 में नहीं आएगी और बाहर चला गया तो वह रेलेवेंट होगी, सुसंगत होगी, यानी कि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में क्या की जाएगी, यूज की जाएगी। तो दो फायदा हम डिटेल में बताएंगे, भूमिका में याद रख रहिए। अब आइए तुरंत धारा 28 पर आ जाना है। धारा 24 का चूंकि अपवाद धारा 28 है, तो अब 28 यही दो ही चार लाइन की है। यदि उत्प्रेरणा वचन धमकी का जो प्रभाव मन पर पड़ा था अभियुक्त के, उसके पूरी तरह दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति साक्ष्य में सुसंगत होगी। फिर एक बार देखिए, मान लीजिए कि गुरु ने ये चेला से कहा था कि मेरी पहुंच पुलिस के पास है, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो। चेला स्वीकार नहीं किया, गुरु चले गए। चेला सोच विचार किया, 2-3 दिन बाद वह गुरु के पास जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। अब समस्या ये है, धारा 28-24 का अपवाद कहिए,
अगर न्यायालय को लगता है कि चेले पर जो गुरु ने चेले को वचन दिया या धमकी दिया या उत्प्रेरित किया था, वह जो धमकी वचन या उत्प्रेरणा का जो प्रभाव था वह चेले के मन से पूरी तरह क्या हो गया था, निकल गया था। और उसके बाद चेले ने क्या किया था, अपना अपराध स्वीकार। तो ये कन्फेशन सुसंगत होगा कि विसंगत, यानी कि क्या इसे एविडेंस में प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। लेकिन कब ये तीनों का प्रभाव दूर हो गया हो कि ना हुआ हो, दूर हो गया। अब तुरंत आपका 163 आइए सीआरपीसी। सीआरपीसी की धारा 163 ये बताती है कि जब पुलिस किसी व्यक्ति से यानी कि तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों से पूछताछ करे, बयान ले, तो पुलिस न तो उत्प्रेरणा दे, न ही धमकी दे और न ही वचन दे। यानी कि पुलिस को भी उत्प्रेरणा देने, धमकी देने या वचन देने से रोका गया है कि पूछताछ के दौरान आप ये सब न करिए। तो कौन सी धारा के तहत सीआरपीसी में रोक लगाई गई है? तो 163 के तहत। याद रखिए कौन सी धारा, 163। लेकिन फिर लेकिन लगाना है, धारा 24 का एक अपवाद सीआरपीसी में भी दिया गया है। यानी कि फिर धारा 24 भूमिका कवर करिए। अगर किसी अभियुक्त को उत्प्रेरणा दी गई, धमकी दिया गया, वचन दिया गया और वह अपना अपराध स्वीकार किया है, तो हम सामान्यतः बताए कि ये कन्फेशन विसंगत होगा, यानी कि साक्ष्य में प्रयोग किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। लेकिन धारा 28 तो अपवाद एविडेंस की थी ही, इसका अपवाद हमें सीआरपीसी में भी मिलता है। और सीआरपीसी की धारा पहले उठाइए, आपका 316 उठाना है। यानी कि सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन देखना है, 316 316। देखिए क्या कहा गया है 316 में, ये कहा गया है सामान्य नियम ये है कि किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए न तो उत्प्रेरणा दी जाएगी, न धमकी दिया जाएगा, न वचन दिया जाएगा। लेकिन दो दशाओं में अगर उत्प्रेरणा, धमकी या वचन देकर अभियुक्त का अपराध स्वीकार करवाया जाता है तो वह वैलिड होगा, सही होगा, यानी कि गलत नहीं होगा। तो किन दो दशाओं में भाई उत्प्रेरणा, वचन, धमकी दी जा सकती है? तो अगर मामला या तो 306 में आ जाए धारा सीआरपीसी, या किस में, 307। याद रखिए किस में आ जाए, यानी कि अगर सह अपराधी को उत्प्रेरणा सरकार ने दिया, वचन दिया, धमकी दिया कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो, और सह अपराधी या एक कम्प्लिक्स अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, तो ये वैध माना जाएगा, रेलेवेंट होगा। यानी कि भले ही सरकार ने क्या दिया हो, उत्प्रेरणा, वचन या धमकी। तो सह अपराधी को क्षमादान की धारा में 306 में, और जिस न्यायालय को कमिट किया गया है वह न्यायालय भी क्षमादान दे सकता है 307 में। तो झारखंड 306 नहीं बनाया, 307 धारा बनाया था। और वह बनाया था कि सुपूर्द न्यायालय सीआरपीसी की किस धारा के तहत सह अपराधी को क्षमादान दे सकता है,
तो 307 कौन सी धारा? अब सह अपराधी होता क्या है? क्षमादान अब हल्का सा देखिए, तब बैरक शुरू किया जाए। पहला किया जाए भूमिका आपका। देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आशय के साथ अपराध में जुड़े रहते हैं, अपराध के सहभागी होते हैं, उनका इरादा अपराध करने का होता है, तो उन्हें आपस में एक दूसरे का क्या कहते हैं? सह अपराधी। एक कॉम्प्लिक्स कहते हैं। अपराध में पार्टनर, भागीदार, साझीदार। ऐसी दशा में जब साक्ष्य कमजोर थोड़ा रहता है सामान्यतः, तो इसी सह अपराधी में से एक को सरकार तोड़ती है। तो एक उदाहरण बना लिया जाए, सही रहेगा भाई, क्योंकि मेन भूमिका है, बेरेक तो बताया ही जाएगा, मेन भूमिका ही होती है जहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मान लीजिए ए बी दो हैं और ये राजमार्ग पर लूट करते हैं, राबरी किए। इनके विरुद्ध एविडेंस थोड़ा कमजोर था, तो सरकार क्या करती है कि सरकार एक को कहती है कि तुम गद्दारी कर दो अपने मित्र के साथ, यानी कि मित्र मित्र ना रहा तो गद्दारी कर दो। और गद्दारी कैसे कर दो? तो सरकार इसे धमकी भी दे सकती है, उत्प्रेरणा भी दे सकती है, वचन भी दे सकती है। वचन क्या देती है? कि मैं तुम्हारी सजा पूरी तरह माफ कराऊंगी कोर्ट से, लेकिन इस कंडीशन पर पार्डन कराऊंगी कि तुम घटना के बारे में जो भी जानते हो सब कुछ बताना और सत्य सत्य बताना। तो चूंकि तो आपका एक को जब क्षमादान दे दिया जाता है तो इसका नाम चेंज होगा। मैं बताया था क्या कहलाएगा? इकबाली साक्षी, राज्य साक्षी, सरकारी गवाह, क्षमा प्राप्त गवाह। यानी कि आपका क्या सजा माफ गवाह कहिए, इसकी सजा किसने माफ करा दी? सरकार ने। किससे करा दी है? न्यायालय से। सरकारी वकील ने कराई है। किससे? न्यायालय से। और किस शर्त पर कराई है? कि तुम घट लूट के बारे में जो भी जानते हो वह पूरी तरह बताना कि आधा, पूरी तरह, और सत्य सत्य बताना कि असत्य बताना, सत्य सत्य। तो ऐसी दशा में अब इससे अगर इसका मतलब ये हुआ कि धारा 24 का ये अपवाद हुआ, क्योंकि धारा 24 तो एविडेंस की बताती है कि उत्प्रेरणा वचन धमकी द्वारा कराई गई संस्कृति क्या होगी? विसंगत। लेकिन यहाँ तो सरकार करा रही है तो क्या हो जा रहा है? सुसंगत। तो इसी को गद्दार भी कहते हैं। और तमाम इतिहास गवाह हैं कि जो क्रांतिकारी हमारे शहीद या जो मारे गए या फांसी हुई, इन्हीं गद्दारों के कारण हुई। यानी कि कुछ क्रांतिकारियों ने अपनी चमड़ी बचाने के लिए अंग्रेजी सरकार का साथ दिया बाद में और गद्दारी कर दिया। जैसे भगत सिंह इत्यादि के मामले में भी आप देखे होंगे कि एक व्यक्ति क्या किया है? गद्दारी, साथ साथ रहा, योजना बनाया, अपराध हो जाने के बाद गद्दारी कर दिया, तो इसे गद्दार भी कहते हैं। अब विधि का नियम क्या है? देखिए 133 एविडेंस फिर बैक होना है। विधि का नियम ये है कि जो ये गद्दार हैं, यानी कि जो इकबाली साक्षी हैं, यह सक्षम साक्षी होगा कि अक्षम? सक्षम। कौन सी धारा एविडेंस की? 133। और अगर केवल ए के बयान के आधार पर बी को सजा दी जाए तो ये सजा वैध होगी कि अवैध? वैध। याद रखिए, वैध होगी। कानून कहता, हम नहीं। लेकिन सतर्कता का नियम, प्रज्ञा का, सतर्कता का नियम 114 के किस दृष्टांत में एविडेंस के? बी में। कि न्यायालय यह अनुमान लगा सकता है कि जो ये सह अपराधी हैं
ये विश्वास के योग्य नहीं है जब तक कि एक ही बातों का समर्थन किसी अन्य स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा क्या न हो जाए। यानी कि आपका क्यों ऐसा संपुष्टि मांगी जाती है, क्योंकि एक तो ये स्वयं अपराधी रहा है, दूसरा सरकार इसे माफ कराई है, तो ये और दो चार बातें मिर्च मसाला झोंक कर क्या करेगा, उसमें बता देगा, क्योंकि उसकी तो सजा क्या हो गई है। और जो अपनों का नहीं हुआ वो सरकार का क्या होगा, यानी कि अपनों के साथ इसने क्या की है, गद्दारी, तो सरकार के कितने फेवर में बोलेगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आगे बता जाएगा ये। अब आइए सेक्शन 24 को शब्द सह देखना है, सामान्य बातें बता दी गई। अब आइए देखिए, जहां तक 24 की बात है, अगर अभियुक्त, देखिए आपका धारा 24 के तहत आपका अभियुक्त को ही साबित करना पड़ेगा कि हजूर हमने जो कन्फेशन किया था वह सेक्शन 24 के तहत आता है, अतः ये कन्फेशन साक्ष्य में मान्य न किया जाए या हमारे खिलाफ साबित न किया जाए या हमारे खिलाफ प्रयोग न किया जाए। यानी कि इसका मतलब कि जो कन्फेशन किया है धारा 24 के तहत उसे ही साबित करना पड़ेगा कि जो हमने कन्फेशन किया है, हमारा कन्फेशन किस सेक्शन में सेट हो जाता है, 24 में। अतः यह कन्फेशन, यह संस्वीकृति हमारे खिलाफ साक्ष्य में प्रयोग की जाए कि न की जाए, न की जाए। अब वही शब्द सह चलना है और जो जो शब्द दिए गए हैं उसी को आवश्यक तत्वों में तोड़ लिया जाता है। अब एयर एक्ट की भाषा देखिए, और देखिए मैं अपने मन से अलग शब्द नहीं कर रहा हूँ, आपका दीजिए बेयर एक्ट के ऊपर। देखिए भाई, आपका शब्द सा मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, शब्द सा देखिए आपका कैसे तोड़ा जाता है। पहला उत्प्रेरणा शब्द है, हेडिंग देखिए, मैं बता भी था अभी। उत्प्रेरणा मतलब उत्प्रेरित कर देना, फुसला लेना, प्रेरित कर देना, उकसा देना। दूसरा धमकी, तो धमकी बताया ही गया था, थ्रेट करना। या तीसरा शब्द है वचन, वचन अभी बताया गया, वचन माने क्या करा के, वादा, प्रतिज्ञा। तो उत्प्रेरणा धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति, बात ना करिए भाई, कुछ पूछना तो बताइए, नहीं तो बात ना करिए बीच में। देखिए आपका उत्प्रेरणा धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति आपराधिक कार्यवाहियों में, यानी कि दंडिक कार्यवाहियों में कब विसंगत होती है, यानी कि कब आपका रिलेवेंट नहीं होगी, ये बात आपका कह सकते हैं कि बताई गई है। तो पहला जो आजकल टेक्निकल क्वेश्चन बन रहा है कि धारा 24 के तहत अगर कन्फेशन आ जाता है तो देखिए क्या होगा, आपका कब सुसंगत होगा बताया गया है, कब विसंगत होगा बताया गया है, कब ग्राह्य होगा बताया गया है, और कब कब अग्राह्य होगा। आजकल ऐसा भी क्वेश्चन बन रहा है, आपका 3-4 मॉडल में देख रहा था, जो बेयर एक्ट में शब्द लिखा है, अगर आपका क्वेश्चन पूछे तो मैं फिर बता दूं, पहली वरीयता किसको देना है, बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट क्या लिखता है कि कब विसंगत होगा, यानी कि कब विसंगत होगा, तो यही शब्द पहला पकड़ना है कि कब विसंगत होगा। तो अगर उत्प्रेरणा धमकी या किसके द्वारा कन्फेशन कराया गया है, वचन द्वारा। अर्थात अगर अभियुक्त यह चाहता है कि उसने अपना अपराध स्वीकार किया है, ये कन्फेशन में आता है, और ये कन्फेशन साक्ष्य में प्रयोग न किया जाए,
उसके खिलाफ यूज न किया जाए, या वह कन्फेशन को विसंगत बनाना चाहता है कि फालतू है ये, इसको कोर्ट से कहाँ किया जाए, बाहर, अनुचित है, तो अभियुक्त को ही निम्नलिखित बातें साबित करनी पड़ेंगी। यानी कि धारा 24 वाले में सबूत का भार किस पर होगा? अभियुक्त पर। तो अभियुक्त को क्या क्या साबित करना पड़ेगा, वही अब डायरेक्ट देखिए कह करके। पहला, अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दांडी कार्यवाहियों में विसंगत होगी। अब आइए, यानी कि पहला नियम यह आया कि कोई व्यक्ति अपराध का अभियुक्त होना चाहिए। दूसरा नियम यह आया कि ऐसे अभियुक्त ने कन्फेशन किया हो, यानी कि संस्वीकृति किया हो। यानी कि इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अपराध का अभियुक्त नहीं था, अपना अपराध स्वीकार किया था, तो धारा 24 अप्लाई नहीं होगी। दूसरा नियम ये आया कि अभियुक्त बनने के बाद ही वह अपना अपराध क्या किया हो, स्वीकार। यानी कि नियम यही है कि जब वह एक्यूज्ड बन गया, उसके बाद वह अपना अपराध स्वीकार किया हो। यानी कि दूसरी बात यह आई कि उसका जो एडमिशन है वह कन्फेशन की कोटि में आता हो, संस्वीकृति है। संस्वीकृति है का मतलब फिर पीएन स्वामी का वाद देखना है कि इस कथन द्वारा या तो वह पूर्ण रूप से अपने अपराध को स्वीकार किया है, या इतनी बातों को स्वीकार किया है जिससे कि यह स्पष्ट हो रहा है कि उसी ने अपराध किया। अगला शब्द देखिए आपका, काफी भाई थोड़ा टेक्निकल है, यही एक धारा। यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत होता हो, यानी कि अभियुक्त क्या पूरी तरह साबित कर दे कि न्यायालय के मन में एक इंडिकेशन बना दे, तो बताइए क्या करे? क्या अभियुक्त पूरी तरह साबित करे बिना किसी संदेह के कि न्यायालय के मन में एक संदेह पैदा कर दे? भाई यहाँ युक्त युक्त संदेह से परे का नियम लागू नहीं होता। न्यायालय को यह प्रतीत होता है, यानी कि भले पूर्ण विश्वास न हो, बल्कि न्यायालय को यह महसूस करा देता है अभियुक्त। अब क्या कराता है महसूस? देखिए, प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई है जो प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया है। तो यानी कि 3 पॉइंट ये निकला। पहला पॉइंट ये निकला कि अभियुक्त ये साबित करे कि हजूर हमने अपराध तो किया, लेकिन हमें उत्प्रेरणा दी गई थी, या वचन दिया गया था, या धमकी दी गई थी। ऐसा उत्प्रेरणा, वचन या धमकी किसने दिया? आम आदमी ने कि प्राधिकारवान व्यक्ति ने? और ये जो उत्प्रेरणा, वचन, धमकी थी, ये किसके बारे में थे? किसके बारे में थी, यही अटक करना है। आरोप के बारे में, यानी कि जो हम पर इल्जाम लगा था उसी से रिलेटेड ये उत्प्रेरणा, वचन, धमकी थी। यहाँ भी आपका पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बना है, सतर्क रहना भाई इन धाराओं से। क्वेश्चन आपका ये बना है कि एक व्यक्ति को कहा जाता है कि अगर तुम अपराध अपना स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हें कुजात छाट दिया जाएगा, जाति से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो आप बताइए, इसमें जो हम शब्द इसमें आपका टेक्निकल पॉइंट ये है कि जो ये जाति से निकालने की धमकी देकर कन्फेशन कराया गया है,
क्या इसका संबंध अभियुक्त पर लगे इल्जाम से कुछ है कि नहीं? नहीं, क्योंकि जाति का मामला क्या है अलग, और अभियुक्त पर इल्जाम जो लगा है वो अलग। यानी कि जो अभियुक्त पर इल्जाम लगा है उससे रिलेटेड कुछ न कुछ होना चाहिए, बाहर नहीं। तो कल आपका बताया जाएगा, क्योंकि आज थोड़ा कम कम ही चलेगा भाई आपका। तो अभी आपका आईपीसी लिखवाई जाएगी भाई। आपका जो लोग लिखना चाहे मेंस के लिए आईपीसी लिखवाई जाएगी, क्योंकि थोड़ा भी बहुत ज़्यादा स्पीड में बोला भी नहीं जा सकता, देख ही रहे हैं थोड़ा स्लो स्लो चल रहा है। तो आपका सोमवार को फिर हम बैरक तोड़ेंगे, भूमिका नहीं बांधेंगे। 24 का 2-3 पॉइंट अटैकिंग है जो बार बार लोग गलत करके आते हैं, एक तो फायदा और एक आरोप। तो दो अटैक मैंने इस समय ऐसा पढ़िए कि कहीं का भी एग्जाम हो, अब एविडेंस से क्वेश्चन भाई गलत ना हो, चाहे यूपी हो, कहीं का भी आए, इतना पढ़ाया जा रहा है कि अब कहीं से भी गलत।